हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हम इसको बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि जब भी कोई मैटर मूव करता है, ठीक है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे फिर आपकी रेडिएशन हो, तो उसके पास से वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि उसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके पास से वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ठीक है, तो फिर वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ है तो उसकी वेव लेंथ भी होगी। तो वेव लेंथ हम देंगे इस फॉर्मूले से h/mv को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन। तो h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, या आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जिनका मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो बहुत ही स्मॉल आती है। देखो जैसे ये फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का h/mv। अगर मास ज़्यादा है तो हमारे पास वेवलेंथ बहुत ही कम आती है। तो जो वेवलेंथ है इतनी छोटी आती है कि उसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है, यानी कि जिनका स्मॉल मास होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में न्यूट्रॉन मूव करे, प्रोटॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव करे, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इनका क्या है? मास कम है। मास कम है तो इनकी वेवलेंथ है वो मतलब इतनी आ जाएगी कि हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे। तो ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसका सिग्निफिकेंस है सिर्फ स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ लैम्डा इतना आ जाएगा कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी स्टडी कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से भी वही आपका न्यूमेरिकल आता है। देखो अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई भी बॉल मूव कर रही है, उसका मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है। अब जब आप लैम्डा निकालोगे, h की वैल्यू रख दी, मास आपको रखना kg में, वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो ही आपकी जो यूनिट है लैम्डा की वो मीटर निकल के आएगी। तो जो बाल की वेवलेंथ आई वो निकल के आई इतनी। देखो 10⁻⁻34 कितनी छोटी टर्म है। ये क्या है? वेवलेंथ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि जो जिन ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उस केस में उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, लेकिन जो वेवलेंथ आती है वो इतनी छोटी है कि उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे ये है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब की बार क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना। देखो अब इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻31 kg। देखो कितना कम मास है। मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। अब देखो ऊपर क्या थी? ऊपर बॉल थी, बॉल का मास इतना था 0.1 kg। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो, डिफरेंस किसका है? मास का है। तो देखो अब इसने क्या दे दी? काइनेटिक एनर्जी दे दी। कैलकुलेट्स इट्स वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2mv²। आप वैल्यू पुट करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 812 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के बाद आप जब यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो वेवलेंथ आई वो आई 896.7 × 10⁻⁹ मीटर। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसका वेव करेक्टर होगा और इसकी जो वेवलेंथ आएगी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम जो भी वेव लाइक प्रॉपर्टी पर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ इतनी छोटी आ रही है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वेवलेंथ अगर मास कम है तो ही वेवलेंथ इतनी आती है कि हम उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी स्टडी कर पाते हैं। तो ये था आपका ड्यूअल बिहेवियर। अब नेक्स्ट है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पे
उसकी पोजीशन और वेलोसिटी माप नहीं सकते। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ मापी जा सकती है, या तो पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इक्वल टू h/4 हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब इस साइन को हटाने के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो रहेगा सेम, अनसर्टेनिटी किस में आती है, वेलोसिटी में। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इनटू वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, h/4πm। तो यहाँ से आता है न्यूमेरिकल, फॉर्मूला रखना है याद। अब फिर वही बात है, जैसे ऊपर वाला हाइपोथेसिस क्या था, जो वेवलेंथ थी वो सिर्फ स्मॉल पार्टिकल की हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो हाइपोथेसिस था वो स्मॉल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था। इसी तरह ये है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें भी क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हम एक टाइम पे दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, बॉल हमारी चाहे आधे kg की हो चाहे 1 की हो, या फिर इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। यानी कि अगर किसी बॉल का साइज मतलब मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन भी पता कर सकते हैं और एग्जैक्ट वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। यानी कि ये अनसर्टेनिटी है, ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल के केस में आती है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन जिनका मास बहुत ही कम है। और जो बड़े पार्टिकल हैं यानी कि जिनका मास ज़्यादा है, उनकी हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एक टाइम पे दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इसका सिग्निफिकेंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसको हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। ये देखो, ये रहा, A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong. What is the uncertainty in the measurement of its velocity? यानी कि कोई भी एटम लिया, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखनी थी, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दे दी, ठीक है, वेलोसिटी में निकालनी है। अब फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब डेल्टा भी निकालना है, इसमें हमने वैल्यू पुट करी, h की वैल्यू 4πm की, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। डेल्टा x की वैल्यू ये है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10⁻10 मीटर। तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई ये आई, ठीक है। यानी कि पोजीशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, और जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा है। देखो 10⁻6, इसके पास, इसके पीछे मतलब 6 जीरो लगाओ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 sin, ये रहा 579 और 4 जीरो और आपकी 2 जीरो तो पॉइंट को कैंसिल करने में लगी, तो इतनी अनसर्टेनिटी आई यानी कि वेलोसिटी में, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे एक ही चीज़ कैलकुलेट होगी। और अब अपने पास है ये गोल्फ बॉल। अब क्या है, बॉल का तो मास ज़्यादा है, हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अब मास है 40 ग्राम, इसने अनसर्टेनिटी दे दी 2% की, यानी कि इस बॉल की स्पीड तो माप ली, पर ये इतनी भी सर्टेन नहीं है कि इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं हो, इसमें 2% की गड़बड़ी मिली। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस 45 का 2% करेंगे, अनसर्टेनिटी इन स्पीड आ गई, ठीक है। मास दे दिया, अब पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकाल ली। पोजीशन की कितनी आई, इतनी आई 1.46 × 10⁻33। देखो कितनी स्मॉल वैल्यू है, यानी कि अनसर्टेनिटी बहुत कम है इसकी पोजीशन पे। यानी कि क्या मतलब है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी हम आसानी से एक टाइम पे पोजीशन एंड वेलोसिटी माप सकते हैं, छोटे की माप नहीं सकते। तो यहाँ से आता है वही न्यूमेरिकल, छोड़ना नहीं है। लास्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर का, यहाँ से वही हर बार न्यूमेरिकल आता है, ओके, ध्यान से पढ़ना है। तो ये क्वांटम नंबर कहाँ से आए थे, एक होती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन,
ठीक है। तो जब हाइड्रोजन एटम के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करी तो वहाँ से आए थे हमारे क्वांटम नंबर। तो उस इक्वेशन से हमारे टोटल 3 क्वांटम नंबर आए थे, n, l एंड ml। तो ये यहाँ से भी वही क्वेश्चन आया था अब की बार कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन से कौन से क्वांटम नंबर आते हैं, तो ये n, l एंड ml आते हैं। एक चौथा हमारा क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, वो इस इक्वेशन ने नहीं दिया था, वो आया था बाद में। तो अब हम सभी को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से डिनोट करेंगे। ये क्या बताता है, ये सेल के बारे में बताता है कि पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, ठीक है। डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि साइज के बारे में बताएगा और एनर्जी के बारे में बताएगा। मैंने फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, क्या था, -13.6 था, ऊपर क्या था z² था, नीचे n²। तो देखो n क्या है, n एनर्जी के फॉर्मूले में आया तो एनर्जी डिसाइड करेगा। इसी तरह आपके पास रेडियस का क्या था, n² a0, देखो n तो रेडियस वाले फॉर्मूले में भी है। तो जो साइज और एनर्जी है उसको डिसाइड करता है n। जो हाइड्रोजन एटम होता है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी कि इन सब में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें जो एनर्जी होती है वो सिर्फ n पर डिपेंड करती है। और जो बाकी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उसमें आपकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो n पर भी डिपेंड करती है और l पर भी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब है, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो k सेल होगी। हमने सेल्स को नाम दे दिए कि अगर वैल्यू 1 है तो k होगी, 2 है तो l होगा, 3 है तो m होगा, 4 है तो n होगा एंड सो ऑन। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इसका k, इसका l, इसका m, इसका n। तो ये बताता है, जो n है वो क्या बताएगा कि कौन सी सेल है, ठीक है। अब हमें पता है सेल के अंदर क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, और सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर s सब सेल होगी, p होगी और d होगी, ठीक है। अब हमें पता है d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, s के अंदर 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, सेल के अंदर क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, और सब सेल के अंदर होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो दिखाई नहीं दिया आपको, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इन ए सेल, अब ये पूछ लिया कि किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। डायरेक्ट सेल टू ऑर्बिटल्स चले गए तो वो किसके बराबर होगा, ऑर्बिटल्स होते हैं n², और एक ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी सेल के अंदर, 2n²। तो भाई यहाँ से आता है आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम जब PYQ करेंगे तो आप देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितने होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतने में 2n²। अब क्या है, मैंने बता दिया आपको पीछे वाले पेज में, जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा आपका साइज बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। अब देखो, अब ये n यहाँ सॉरी n क्या है, नीचे है, नीचे है, तो ये टर्म आपकी लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव यानी कि वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो जो जितना ज़्यादा n होगा उतना ही साइज का ऑर्बिटल का साइज होगा और उतनी ही एनर्जी होगी। तो आपका ये ऑर्डर पूछ लेता है कई बार, ठीक है। यानी कि सोडियम एटम ले, अगर हम उसका 1s 2s और 3s का कंपैरिजन करें, ये आपकी एक एटम की होनी चाहिए, ठीक है, फिर तो ये ट्रेंड है। अदरवाइज तो अगर अलग अलग एटम का ले लिया तो ये ट्रेंड ये वाला नहीं रहता, कुछ और ही आता है, ठीक है। तो जो 3s का साइज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2s का, ये 1s का, इसी तरह एनर्जी का ऑर्डर। नेक्स्ट अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये क्या बताता है, इट डिफाइंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, L। जैसे हमारे पास S सब सेल होती है, S सब सेल कैसी होती है, स्फेरिकल, और एक होती है हमारे पास P सब सेल, ठीक है। ये अपने पास P सब सेल है, इसमें क्या है 3 p ऑर्बिटल बोलते हैं हम, इसको px बोलते हैं, इसको py, इसको pz। इनकी शेप होती है ऐसी। तो इनकी ऐसी शेप है, यानी कि p ऑर्बिटल की ये 2 लोब हैं,
ये कौन बताता है कि इसकी शेप ऐसी है, इसको बताता है एल, ठीक है। यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताएगा, आपके पास एल बताएगा, ठीक है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यूज 0 to n-1, यानी कि एन की वैल्यू दे दी हमारे पास, एन की वैल्यू दे दी, यानी कि सेल बता दी हमारे पास कौन सी है, उसके अंदर कितनी सब सेल होंगी उसका कैसे पता चलेगा। देखो अगर एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 यानी हमारे पास पहली सेल है, ठीक है। और जो एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू हमारे पास होती हैं 0 to n-1। तो देखो एल की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, एन की वैल्यू रखोगे यहाँ 1-1, ठीक है। ये तो क्या आ गया 0 to 0, ठीक है। यानी कि हमारी पहली सेल के लिए एल की वैल्यू आई 0, ठीक है। अब दूसरी सेल है, दूसरी सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, यहाँ आप तो रखोगे तो 0 to, देखो ये रख के दिखा है 0 to 2-1 0 to 1, यानी कि दूसरी सेल के लिए हमारे पास 2 वैल्यू आई है। अब तीसरी सेल है, एल की वैल्यू क्या आएगी 0 to n-1 वैल्यू पुट करोगे हमारे पास आई 3 वैल्यू। इसी तरह चौथी सेल के लिए आएंगी हमारे पास 4 वैल्यू, ठीक है। अब ये 0 1 2 3 क्या इंडिकेट करता है, अगर आपके पास 0 वैल्यू आई है इसका मतलब है हमारे पास एस सब सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और 1 वैल्यू आई है अगर एल की तो हमारे पास पी सब सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर 2 आई है तो हमारे पास डी सब सेल है, ठीक है। अगर वैल्यू 3 आई है तो डी सब सेल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो पहली सेल है इसमें सिर्फ 0 0 है, 0 का मतलब है एस सब सेल है। तो देखो भाई ये आपका पास न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास पहली सब सेल है, मतलब पहली सेल है भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये पहली सेल है, इसमें सिर्फ हमारे पास एस सब सेल होती है, एस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल है, यानी कि ये 1s है, ठीक है। अब है दूसरी सेल, देखो दूसरी सेल, देखो ये दूसरी सेल है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या आई है 0 और 1। 0 का मतलब है इसमें पास एस भी प्रेजेंट होगी और 1 भी प्रेजेंट होगी, तो अपने पास भाई देखो ये दूसरी सेल आ गई। दूसरी सेल में क्या होगा हमारे पास 2s भी प्रेजेंट होगा और 2p भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अपने पास आ गई तीसरी सेल, तीसरी सेल के लिए एल की वैल्यू आई है 0 1 2, यानी कि डी, ये डी भी प्रेजेंट होगा आपकी बात। ये आ गई आपके पास तीसरी सेल, तीसरी का मतलब है 3s है 3p है एंड 3d प्रेजेंट है, ठीक है। तो एल हमें बताता है कि किसी भी सेल में कितनी सब सेल पॉसिबल हैं, एस प्रेजेंट है उसमें पी प्रेजेंट है डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी जो भी एन की वैल्यू होती है, जैसे एन की वैल्यू क्या है या 1 है, तो इसमें एक ही सब सेल प्रेजेंट होती है। अब दूसरी सेल है, दूसरी सेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसमें 2 ही सब सेल हैं, एस और पी है। तीसरी सेल में क्या है एन की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास 3 ही सब सेल होती हैं। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल किसके बराबर होंगी, एन की इक्वली होती है, मैंने बता दिया, ये यहाँ लिख भी रखा है। पहली सेल है तो इसमें एक ही सब सेल होगी, दूसरी सेल है तो 2 सब सेल हैं, तीसरी सेल है तो इसमें 3 सब सेल हैं, चौथी है तो इसमें 4 हैं, ठीक है। अब आपको अगर एल की वैल्यू दे दे तो आपको तुरंत समझाना है कि इस एस सब सेल की बात कर रहा है। अगर वैल्यू 1 है तो पी है, अगर 2 है तो आपके पास डी सब सेल की बात कर रहा है, तो वही यही लिखा है मैंने। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल, ठीक है, एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा। नंबर ऑफ सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन, ये मैंने बता दिया आपको, सारे पॉइंट बता दिए कि क्या मतलब है। देखो अगर आपके पास सेल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, तो इनके लिए सब सेल कौन सी होगी, 0 है तो एस है, 1 है तो पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए दिस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्या लिख रखा है, देखो एन की वैल्यू 1 है यानी कि पहली सेल है, पहली सेल में क्या बताया था, एन की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक ही सब सेल होगी 0 वाली, मतलब 1s प्रेजेंट होगी। अब क्या आएगी दूसरी सेल आएगी, दूसरी में 2 सब सेल होंगी 2s और 2p। अब तीसरी में वैल्यू 3 है तो 3 सब सेल हैं 3s 3p एंड 3d।
और आपको ये भाई ध्यान रखना है कि S के लिए L की वैल्यू क्या है, P के लिए 1, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। और एक खास बात, N की वैल्यू हमेशा L से बड़ी होगी, तो आप किसी भी केस में देख लो, यहाँ N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 है, यहाँ N की वैल्यू 2 है तो वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। तीसरी सेल में N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू या 0 है या 1 है या 2 है, लेकिन हमेशा N से छोटी रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हम करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर gives information about spatial orientation of the orbital with respect to standard state of coordinate axis। इसको हम ml से डिनोट करती हैं। तो जो शेप बताई वो किसने बताई, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। ये क्या बताएगा, ये आपकी स्पेशियल ओरिएंटेशन बताएगा। और किसी भी सब सेल के लिए आपकी 12+1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल। ठीक है, देखो अब आपको पता होगा कि ये अपने पास डी सब सेल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये है डी सब सेल। इस पूरी को हम डी सब सेल बोलते हैं, और जो एक बॉक्स है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, अब बुक में सब सेल ऑर्बिटल देखो समझाने के लिए, तो देखो इन पूरों को मिलाकर तो मिलिए, मतलब पांचों बॉक्स को मिलाकर तो बनती है आपकी सब सेल, डी सब सेल, जिसके लिए एल की वैल्यू है 2। ठीक है, अगर इस एक बॉक्स को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे डी ऑर्बिटल, इसी तरह इसको बोलेंगे डी ऑर्बिटल, इसी तरह इसको डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको बुक वाला कई बार तो डी ऑर्बिटल या फिर डी सब सेल एक ही बात बोल देता, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बोलने में ये एक ही बोली जाती हैं। कई बार ऑर्बिटल भी बोल देगा, डी सब सेल भी बोल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब मेन बात क्या है कि अगर पांचों तो मिलकर बोली जाती हैं सब सेल, और एक बॉक्स को बोलते हैं डी ऑर्बिटल। तो ठीक है, अब ये पॉइंट क्या लिखा है, फॉर एनी सब सेल 2l+1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल। तो देखो अब डी के लिए क्या है, अब ये कैसा पता चला कि इसमें डी में 5 ऑर्बिटल हैं, ये पता चलता है हमें 2l+1 वैल्यू से। देखो एल की वैल्यू डी सब सेल के लिए क्या है, 2 है, इस फॉर्मूले में 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पी सब सेल है, ये अपने पास पी सब सेल है। अब मैंने आपको ड्रा कर दी, ये 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, यानी कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। इन केस में आपको बस ये ड्रा कर देती और पूछती कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप कैसे निकालते, 2l+1 वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाते। और पी सब सेल के लिए आपकी एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसमें आप 1 करोगे तो 3, यानी कि पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। अब आपके पास मैंने एफ सब सेल दे दी, आपको क्या दे दी, एफ सब सेल। अब इसमें ये बताओ कि कितने ऑर्बिटल हैं, उसका कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला लगाओ 2l+1, एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। एल की वैल्यू क्या है एफ के लिए, ऐसे पी डी एफ जी 0 1 2 3, एफ के लिए आपकी वैल्यू है 3। ठीक है, इसमें आप 3 रखो, वैल्यू आएगी 7, यानी कि इसमें 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि इसमें क्या है 7 ऑर्बिटल। तो किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो कौन बताएगा, वो 2l+1 बताएगा। ठीक है, और जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब के लिए ml की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो ये लिख रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, मैंने बता दिया फॉर्मूला है 2l+1, इससे निकाल लेंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, -l2 + l। देखो जैसे ये है, L की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, हमारे पास S सब सेल। ठीक है, S सब सेल यानी कि उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, और उसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये है आपके पास ml की वैल्यूज। ठीक है, ये है आपके पास P सब सेल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, इस फॉर्मूले में रखोगे 2l+1, यानी कि 3 ऑर्बिटल आएंगे। ये आपकी P सब सेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, 3, और उनके लिए ml की वैल्यूज क्या होगी, -l2 + l। l की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि -1 2 + 1 जाएंगे।
देखो 3 ऑर्बिटल हैं, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 to +1, यानी कि -1 0 एंड 1। तो जो हम p के 3 ऑर्बिटल लिखते हैं px py pz, तो एक के लिए वैल्यू 1 होती है, एक के लिए 0, एक के लिए -1। इसी तरह हमारे पास ये क्या है d सब सेल, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे 12 + 1 से, तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल आए 5। तो उन ऑर्बिटल्स के लिए ml की वैल्यूज़ क्या होगी -l to +l, वैल्यू कितनी है l की 2 है, तो यानी कि -2 से +2 तक, -2 -1 0 1 2। तो ये जो आपके 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5, एक के लिए वैल्यू 2 होगी, इसके लिए 1, इसके लिए 0, इसके लिए -1 -2। तो ये बताता है ml क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल की। तो जो ml की वैल्यू है वो l के इक्वल भी हो सकती है और l से छोटी भी हो सकती है। मैंने ऊपर वाले में क्या बताया था कि आपकी जो l की वैल्यू है वो हमेशा l की वैल्यू n से हमेशा छोटी, लेकिन ml की वैल्यू l के बराबर भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। अब देखो l की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, और ml की वैल्यू 0 क्योंकि बराबर हो सकती है। अब देखो ये क्या है p सब सेल है, l की वैल्यू क्या है 1 है, और ml की वैल्यू देखो आपको 1 0 -1, यानी कि l के ये बराबर भी हैं और ये वैल्यू कुछ इससे छोटी है। इसी तरह l की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, ml की वैल्यू कितनी आई 2 1 0 -1 -2, यानी कि ml की वैल्यू l के इक्वल और छोटी हो सकती है। तो ये याद रखना है कि किसी भी सब सेल में ऑर्बिटल कैसे निकलेंगे, क्वेश्चन आता भी। तो देखो ये आपके पास टेबल बनाई गई है, तो जब भी आपके पास l की वैल्यू 0 है तो यानी कि s सब सेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने 1, l की वैल्यू 1 है तो p सब सेल है, ऑर्बिटल कितने 3। ये कैसे मैंने बता दिया 12 + 1 फॉर्मूले से। इसी तरह d सब सेल में 5 ऑर्बिटल, f सब सेल में 7, g में 9, h में 11। ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिटल है किसी भी एटम का, तो वो हम 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं उसको, n की वैल्यू से, l की वैल्यू से, ml से। ठीक है, देखो जैसे ये है, आपको ये बताना कि कौन सा ऑर्बिटल है ये, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, ml की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 2 का मतलब है यानी कि 2, l की वैल्यू 1 है तो यानी कि हमारे पास p सब सेल है। ठीक है, 2p तो आ गया। अब p में क्या पता है हमें, 3 ऑर्बिटल हैं, एक के लिए वैल्यू 0 है, बीच वाले के लिए 0, इसके लिए 1 -1, यानी कि एक px है, एक py है, एक pz है, यानी कि इन तीनों में से एक ऑर्बिटल होगा। कौन सा भी हो सकता है, x y z आप कैसा भी लो, तो कोई भी ऑर्बिटल है उसको हम ये 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है, यानी कि जो ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उसको कौन बताएगा, ms बताएगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो ms की वैल्यू हम +½ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ इसको हम एरो अप से भी दिखा सकते हैं, इसको एरो डाउन से भी दिखा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी कि तीसरी सेल है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बतानी है। फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट n² py/q है भैया स्टेट का, KVS NVS किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, सब में आता है क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाइड इन दिस सेल, यानी कि अब सेल में इलेक्ट्रॉन पूछ लिए। देखो अब इतने ऑर्बिटल्स हैं उस सेल में और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। बस आप यहाँ n की वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी सेल का क्या मतलब है, देखो n की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 ही सब सेल होंगी, यानी कि 3s 3p और 3d। ठीक है, अब इसमें तो 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है अपने पास और इसमें 1 प्रेजेंट है। ठीक है,
अब क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ 10 आ सकते हैं। 10 16 और 2 18। तो ये तो हो भैया आपका शॉर्टकट n²। ठीक है, n² मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा, 2n² से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये है आपका लॉन्ग मेथड। अगर आपको इस तरीके से निकालना है कि n की वैल्यू 3 है, उसके लिए 3 सब सेल होंगी, 3 सब सेल में इतने ऑर्बिटल होंगे और इतने इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, आप किसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब है यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको n की वैल्यू दे दी और l की। अब आपको ऑर्बिटल बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा होगा। ठीक है, अब n की वैल्यू है तो आप 2 लिख दो। l की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, हमारे पास p सब सेल है, यानी कि अब इसने तो ऑर्बिटल पूछा, यानी कि p सब सेल का कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। 2px 2py 2pz सारे ऑर्बिटल बराबर होते हैं। देखो कोई भी सब सेल है, मैंने जैसे p सब सेल ले ली, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं भाई, तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं उनको हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। अब है उसके बाद n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, यानी कि 4 आ गया। l की वैल्यू 0 का क्या मतलब, कौन सी सब सेल है, 4s, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है। n की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया। l की वैल्यू 3 है, 3 किसके लिए होती है, s p d f, 0 1 2 3, यानी कि 5f है। अब है n की वैल्यू 3, f की l की वैल्यू 2 है, 2 किसके लिए है, d के लिए है, तो अपने पास 3d आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो नेक्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल। भाई देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल किसने बताई थी, l ने बताया था। l ने बताया कि हमारा जो s ऑर्बिटल होते हैं वो तो स्फेरिकल होते हैं, और जो p ऑर्बिटल होती हैं उनकी 2 लोब होती हैं। जैसे 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, एक तो होता है px, px का क्या मतलब, ये x एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट होता है। एक है py वाला y के प्रेजेंट होगा, और z वाला z एक्सिस के प्रेजेंट होगा। इसी तरह हमारे पास होता है d सब सेल। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल कौन से, dx² - y², dxy, dyz, dxz एंड dz², x² - y²। अब जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें होती हैं 4 लोब। ठीक है, देखो p में तो 2 लोब हैं, इसमें 4 लोब हैं, देखो सब में 4 लोब हैं, एक सिवाय dz² को छोड़ के। ये थोड़ा अलग होता है और बाकी ये चारों सेम होते हैं। ठीक है, तो dx² - y² का क्या मतलब है, 2 लोब तो हैं आपके x एक्सिस पे और 2 हैं आपकी y पे। और अब है dxy का, dxy का क्या मतलब है, आपकी जो चारों लोब हैं वो xy प्लेन में है। देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, देखो चारों लोब xy प्लेन के अंदर है। dx² - y² में था ऑन द एक्सिस, और ये है प्लेन के अंदर, यानी कि एक्सिस के बीच में। इसी तरह yz का क्या मतलब है, चारों लोब yz प्लेन में प्रेजेंट है, dxz का xz में। अब है dz² का, dz² में होती है हमारे पास 2 लोब, 2 लोब कहाँ होगी, z एक्सिस के अलोंग, और एक होती है हमारे पास रिंग। रिंग कौन से प्लेन में होगी, रिंग होगी हमारे पास xy प्लेन में। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है भाई। ठीक है, ये आपके पास मिलकर बनती है, ये एक्चुअल में 2 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। एक तो मिलता है y² - z² से, और एक बनता है dz² - x² से। ठीक है, ये जो dz², यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता, पर इंफॉर्मेशन के लिए आप नोट करके लिखो, ये dz² इन 2 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखो z² यहाँ भी है, z² यहाँ भी है, तो ये एक मतलब ये 2 लोब आ गई z एक्सिस पर, और ये y² और x² में क्या होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक होता है आपके पास नोड। नोड क्या होता है, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है वो 0 है। अब ये प्रोबेबिलिटी टर्म क्यों यूज़ की, क्योंकि देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते तो हम प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। तो नोड ऐसा रीजन होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अब एक तो आता है आपके पास रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या है, रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल रीजन्स
डिफरेंट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 है। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट स्पेरिकल रीजन्स बिटवीन डिफरेंट सेल आएगा, यहाँ आएगा बिटवीन डिफरेंट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। देखो, यानी कि ये न्यूक्लियस होता है भाई आपके पास, ठीक है। और जो 1s होती है, 1s बिल्कुल इसके पास होती है, 1s नहीं मतलब फर्स्ट सेल, ठीक है। ये आपके पास है सेकंड सेल, ये आपके पास है थर्ड सेल, ये आपके पास है फोर्थ सेल। तो ठीक है, जो पहली और दूसरी सेल के बीच में थोड़ा ऐसा रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। इसी तरह दूसरी और तीसरी सेल के बीच में भी थोड़ा रीजन ऐसा होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। इसी तरह तीसरी और चौथी में भी। तो इनको हम बोलते हैं रेडियल नोड। यानी कि ये क्या है? स्पेरिकल रीजन्स हैं, डिफरेंट सेल्स के बीच में हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की क्षमता कम है, यानी कि 0 है। तो इनको बोलते हैं रेडियल नोड। तो रेडियल नोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है। तो 1s सब सेल ले ली, इसके लिए रेडियल नोड क्या होगी? यानी कि देखो, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली सेल है, पहली सेल में सिर्फ क्या होती है? s सब सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो 1 माइनस s के लिए वैल्यू 0 -1, देखो ये वैल्यू आ गई। 1s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू है 0, यानी कि इस पहली सेल के लिए रेडियल नोड की वैल्यू है 0। अब है 2s, 2s का क्या मतलब है? यहाँ जाना है हमें 2s तो इसके अंदर होगी, ठीक है। अब 1s और 2s के बीच में एक रीजन तो ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो देखो 2s है, इसके लिए वैल्यू आई 1, यानी कि पहली और दूसरी सेल के बीच में कुछ रीजन ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह तीसरी सेल है, तीसरी सेल के लिए रेडियल नोड की वैल्यू है 2, यानी कि ये तीसरी सेल है। यानी कि एक रीजन तो ये, एक रीजन ये जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो ये होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? डिफरेंट सेल्स के बीच में। तो ये फॉर्मूला है, वही यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या है? इसको हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं। दीज आर द प्लेन्स दैट पासिस थ्रू न्यूक्लियस एंड अलोंग दीज प्लेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है वही L। रेडियल नोड का क्या है? n-l-1, एंगुलर का है L, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, तो इसके लिए एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो, अब इसी तरह p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एंगुलर नोड हो जाएगा 1। देखो, जैसे एंगुलर नोड का क्या मतलब? मैंने क्या बताया था कि ये ऐसा प्लेन है जो न्यूक्लियस से पास होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब जैसे px ऑर्बिटल है, देखो ये हो गया px ऑर्बिटल, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी? x एक्सिस होगी, ठीक है। ये मेरे पास y होगी, ये अपने पास z होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में तो मिल सकता है, ये क्या है? ये तो x एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन अगर मैं ये प्लेन पास करूँ, कौन सा प्लेन? ZY प्लेन। देखो, ये आपके पास px है और इसके बीचों बीच से मैंने एक प्लेन पास कर दिया। क्या उस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है? कोई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इन दो लोब्स के बीच में है। और ये जो ZY प्लेन है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यही होता है एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, यानी कि ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास होता है वो आ जाएगा, न्यूक्लियस तो बीच में होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो p ऑर्बिटल आपके पास ये चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, p का कोई भी ऑर्बिटल हो, उन सब के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू होती है 1, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये प्लेन है। जैसे px के लिए आपके पास जो yz प्लेन है वो नोडल प्लेन है, py के लिए आपका xz नोडल प्लेन है, z के लिए xy प्लेन है, ठीक है। अब है d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के लिए आपके पास L की वैल्यू 2, एंगुलर नोड की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ 2 नोडल प्लेन होंगे। अब जैसे ये है dxy ऑर्बिटल ड्रा किया है मैंने, नहीं dxy नहीं, ये किया है मैंने dx² - y²। देखो, 2 लोब तो आपकी x एक्सिस पर हैं, 2 y पर हैं। कौन सा ऑर्बिटल है d का? dx² - y ऑर्बिटल। देखो, अब ये जो
अगर मैं इस रीजन से, ये देखो ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नोडल प्लेन, और ये दूसरी ब्लैक लाइन दूसरा नोडल प्लेन, यानी कि इन रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो भाई ये कोई नहीं पूछता कि dx² - y² से कौन सा नोडल प्लेन जाएगा, ये तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। आपके पास सिर्फ पूछेगा कि एंगुलर नोड कितने हैं और रेडियल नोड कितने हैं, या फिर टोटल नोड। तो टोटल नोड का फॉर्मूला होता है भाई n-1, और एंगुलर नोड का l होता है, और रेडियल नोड का क्या होता है, n-l-1। तो तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो भाई ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल जैसे जैसे n बढ़ेगा बढ़ेगी। बात क्या है, z सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर z की वैल्यू अलग है तो आपके पास अलग ऑर्डर आएगा। अब नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैंने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन एटम, जब मैंने शुरू में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था तब क्या बताया था कि हाइड्रोजन एटम में आपकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो सिर्फ n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो देखो ये है हाइड्रोजन एटम, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास पहली सेल है, इसमें सिर्फ 1s प्रेजेंट होता है। ये दूसरी सेल है, इसमें 2s 2p होता है। इसी तरह तीसरी सेल में 3s 3p 3d। तो देखो l की मतलब n की वैल्यू तीनों में सेम है, तो 3s 3p 3d की एनर्जी भी सेम है। इसी तरह दूसरी सेल में 2s एंड 2p है, n की वैल्यू दोनों के लिए सेम, तो दोनों की वैल्यू भी सेम। ये होता है हाइड्रोजन एटम, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे लिथियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव एंड हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, अब है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि वो एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। फिर जो आपकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, n पर भी और l पर भी। जो n+l फॉर्मूला होता है ये आपका एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। n+l से हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। अब देखो ये 1s है, ठीक है, पहली सेल में 1s है। अब दूसरी सेल में क्या होता है, 2s और 2p प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन एटम में तो 2s और 2p की एनर्जी सेम थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग है। 2p की ज़्यादा है, 2s की वैल्यू कम है। ये क्यों है, क्योंकि n+l की वैल्यू दोनों के लिए अलग है। देखो n दोनों में सेम है, l का डिफरेंस है। यहाँ तो s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ कितनी है, यहाँ 1 है। अगर टोटल देखूँ मैं n+l की वैल्यू यहाँ तो 3 है और यहाँ 2 है। तो यही बताया है कि जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जिसकी कम उसकी एनर्जी कम। इसी तरह अब हम थर्ड सेल में चले। थर्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, 3s 3p एंड 3d। हाइड्रोजन एटम के केस में तो इन सब की एनर्जी सेम थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में सबकी अलग अलग है। देखो जैसे जैसे हम देखो s के लिए n की वैल्यू तीनों में सेम है, डिफरेंस किसका है, l का है। l के लिए मतलब d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। p के लिए वैल्यू 1 है, इसके लिए 0 है। तो यहाँ तो टोटल n+l क्या है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो वही बात है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी और इसकी। अब देखो 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या है, 4 है। देखो तो 4s की एनर्जी तो 3d से कम है। तो पहले क्या भरा जाएगा, जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। तो भाई आगे प्रिंसिपल आता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 3p के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी तो n+l की वैल्यू 5 है, इसकी 4 है। तो भाई ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट आगे भी यूज़ होता है n+l वैल्यू का। तो यही है कि हाइड्रोजन एटम में वही जो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, आप पढ़ लेना। अगर दो ऑर्बिटल्स की आपकी n+l की वैल्यू सेम है, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी ही एनर्जी कम होगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे।
तो देखो एक तो होता है 3D और एक होता है 4P, दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ भी वैल्यू 5 है और यहाँ भी वैल्यू 5 है। तो जिसका छोटा n होगा उसकी कम एनर्जी होगी। तो 3D की एनर्जी कम है, 4P की ज़्यादा है, तो 3D में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर 4P में आएंगे। ठीक है, अब देखो energies of the orbitals in the same subshell decrease with increase in atomic number। देखो जो मैंने पहले ट्रेंड लिखवाया था उसमें क्या बोला था कि Z सेम होना चाहिए, अब आ गया यहाँ Z अलग अलग। देखो 2s सबसेल की बात चल रही है, 2s यहाँ तो हाइड्रोजन का है, यहाँ लिथियम का है, यहाँ सोडियम का है, यहाँ पोटासियम का है। देखो n की वैल्यू क्या है अब n की वैल्यू क्या है, सेम। डिफरेंस किसका है, z का है, z यानी कि एटॉमिक नंबर। यहाँ तो एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है। तो देखो और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपके पास एनर्जी का, देखो ये रहा आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला, लिखवाया था मैंने आपको, देखो ये फॉर्मूला रहा। ठीक है, अब क्या है, n की वैल्यू सेम है, z अलग है। ठीक है, अब देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू z की होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू z की, ये वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में जाएगी, यानी कि वैल्यू बड़ी होती जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। देखो यहाँ पे आओ आप, देखो अब क्या है, z की वैल्यू 1 है। क्या फॉर्मूला था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 था और z² था। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 1 है, देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, ये इतनी एनर्जी आ गई। उसके बाद लिथियम के लिए वैल्यू 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे 18 समथिंग आएगी। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग है। इसके केस में कुछ मतलब 121 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ वैल्यू 242 पॉइंट समथिंग आएगी। देखो इतनी वैल्यू है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा ये वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी। मोर नेगेटिव का क्या मतलब है, वैल्यू उतनी ही छोटी, यानी कि उतनी ही एनर्जी कम। तो देखो यहाँ तो लेस नेगेटिव वैल्यू कम है, यानी कि उस वैल्यू क्या है, कम नेगेटिव है, तो एक्चुअल में तो वो वैल्यू ज़्यादा ही होती है। और एक ये वैल्यू, ये बहुत ही मोर नेगेटिव वैल्यू है। असलियत में तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो उतनी तो छोटी होती है। तो ये रहेगा आपका एनर्जी का ऑर्डर। ये कब है, जब आपका n तो सेम था, z अलग था। भाई ये आपका H का PYQ है, तो ध्यान रखना। अब है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। अब नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। भाई टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले होता है उपवाव प्रिंसिपल। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा ऑर्बिटल की एनर्जी, n+l फॉर्मूले से। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाते हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। यहाँ तो n+l की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी वैल्यू 3 है। 3 है तो देखो दोनों की वैल्यू 3 है, तो जिसका n छोटा उसमें पहले भरा जाएगा। उसके बाद 3p के लिए आपकी वैल्यू 4 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4 है। 3d के लिए आपकी वैल्यू होती है 5। तो देखो अब दोनों की वैल्यू 4, तो जिसका छोटा n उसमें भरा जाएगा। अब देखो 3p के बाद 3d नहीं भराया गया, क्या भराया गया, 4s भराया गया। तो ये वही ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 3p के बाद भरा जाने चाहिए था 3d, लेकिन भरा गया 4s, क्योंकि n+l की वैल्यू इसकी स्मॉल है। तो ऐसे आपको ये n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। यहाँ से वही डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दे देंगे कि ये स्टेटमेंट है और पूछ लेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट सेम।
यानी कि ये क्या बोल रहा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यानी कि जो 4 क्वांटम नंबर हमारे पास, उन चारों की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी सेम नहीं होगी। 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है आपके पास, चारों की नहीं होगी। तो पॉली एक्सक्लूजन की 2 स्टेटमेंट है, एक तो ये है और दूसरी क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। यानी कि एक ऑर्बिटल, यानी कि एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, अब देखो मान लो ये 2s है, 2s सब सेल है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू क्या है, 0 है, और अपने पास रहेगी ml की वैल्यू, ml की वैल्यू भी 0 है। और डिफरेंस किसका है, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू है आपके पास +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है -½ तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक हो सकती है, चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग आएगी। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो। तो ये लिख रखा है कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। तो भाई आपको दोनों स्टेटमेंट है याद रखनी, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से प्रिंसिपल की कौन सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या बोलता है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल। यानी कि सेम सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे फिल किए जाएंगे उसके बारे में बताता है हंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल बताता है कि देखो ये आपके पास p सबसेल है, 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, हम इनको ऐसे फिल करेंगे, ऐसे फिल नहीं करेंगे। क्या बोला है इस प्रिंसिपल ने, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। यहाँ तो पेयरिंग हमने पहले ही करवा दी, इसको तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऐसे। अब जैसे ये क्या है, डी सबसेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, पहले तो आप सब में एक एक बरो और उसके बाद पेयरिंग होगी। ये नहीं होगा कि हमने एक ऑर्बिटल तो बिल्कुल खाली छोड़ दिया, बाकी में पेयरिंग करवा दी, नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये कौन बताता है, हंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है आपके पास कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द कम्प्लीटली फिल्ड सेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दैट आर एडिड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो जैसे ये है, देखो भाई सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जो आपकी लास्ट वाली सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो कम्प्लीटली फिल्ड सेल होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पहली सेल है, ये भी पूरी फिल्ड है, ये दूसरी सेल है, ये भी पूरी फिल्ड है, तो इनको बोल देंगे कोर इलेक्ट्रॉन, ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इतना लंबा नहीं लिखते, इसके लिए शॉर्टकट लगा देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, न्यून, क्योंकि न्यून का एटॉमिक नंबर है 10। 10 के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आपका 3s1 में आ जाएगा। अब इसी तरह कैल्शियम है, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1s2 में आएंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6। कैसे फिल हुआ, n+l रूल के हिसाब से। देखो अब यहाँ तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3D में भी जा सकते थे और 4s2 में। कहाँ पे जाएंगे, n+l वैल्यू चेक करो, इसके लिए आई 5, इसके लिए वैल्यू आई 4, तो कहाँ पे जाएंगे, 4s2 में। तो भाई ये ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं हवा में तीर मारना कि उसके बाद 3p के बाद 3D लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम, इसका है एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, अब 4s2 पूरा फिल हो गया, 4s2 के बाद 3D की बारी आएगी। अब 4s2 के बाद तो 4p भी होता है भाई, 4p के लिए वैल्यू भी 5 है। अब 3D में क्यों भरा गया है, क्योंकि इसकी n की वैल्यू स्मॉल है,
भले ही n प्लस एल दोनों के लिए 5, लेकिन n की वैल्यू इसके लिए छोटी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इसीलिए स्कैंडियम में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आता है 3d1 में। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 3d2 हो जाएगा। उसके बाद टाइटेनियम है तो 3 हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम। अब देखो, एक होता है कॉपर एंड क्रोमियम हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। भाई देखो, मैंने बताया था कि आपको 30 तक एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 30 तक हमारे पास 2 ही एक्सेप्शन आते हैं, कॉपर और क्रोमियम। देखो, जो क्रोमियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये 3d5 है 4s1। देखो, मैंने क्या बताया था कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो, क्रोमियम की क्या होनी चाहिए थी आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद, ठीक है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आने थे आपके 3d4 में। इसी तरह कॉपर की क्या होनी चाहिए थी, 3d9 होनी चाहिए थी और 4s2 होनी चाहिए थी, क्योंकि रूल क्या कहता है, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू छोटी है, तो इसमें पहले ये पूरा भर जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। लेकिन अब क्या चक्कर आया, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी एंड हाफ फील्ड का। देखो, जो फुल्ली फिल्ड है, देखो 3d10 क्या है, फुल्ली फिल्ड सबसेल है, 3d5 क्या है, हाफ फिल्ड सबसेल। तो फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी सबसेल का भी इनमें आ जाता है। तो ये रीज़न होता है भाई, ये एक्सेप्शन है कॉपर और क्रोमियम का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे बच्चे जिसको ये बात नहीं पता हो कि वो लगा के आएंगे ये। ठीक है, तो कोज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब सेल का क्या रीज़न होता है, वो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो, जैसे ये डी सब सेल है, डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो सब में एक है। पहली बात तो नेचर को सिमेट्री पसंद है, जितना सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी किसी भी सिस्टम की, उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का कारण है, एक तो ये है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है, अब देखो डी सब सेल है, ठीक है, सब के लिए ये जितने भी ऑर्बिटल हैं इनकी सबकी सेम एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑर्बिटल हैं, पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी सेम एनर्जी है। डिफरेंस किसका है, डिफरेंस सिर्फ ml वैल्यू का है। ml वैल्यू इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए 2, -2। यानी कि इनकी एनर्जी तो सेम है, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो अलग है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि ml की वैल्यू अलग अलग है। तो सेम एनर्जी के कारण ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोल देंगे एक्सचेंज एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी जब भी डिक्रीज होती है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है। अब इन्होंने अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर ली, क्योंकि इनकी सेम एनर्जी थी। अब वो एक डायलॉग होता है कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी लगता ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन सोचता है कि तू दूसरे की जगह चले जा, उसकी जगह सही है, क्योंकि इनकी एनर्जी तो सेम है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन अलग है स्पेस में, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह भी जा सकता है, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंज पॉसिबल है। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन है दूसरा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इसके लिए 3 एक्सचेंज। अब बचाइए तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इसके लिए 2 एक्सचेंज। इसी तरह चौथा यहाँ जा सकता है, इसके लिए 1 एक्सचेंज, यानी कि टोटल 4, 3, 7, 2 और 1, 10 एक्सचेंज हो गए। तो जब भी ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, पहली बात तो एक्सचेंज क्योंकि एनर्जी सेम है इसलिए एक्सचेंज पॉसिबल है, और दूसरी बात इनकी ओरिएंटेशन अलग है। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे की पोजीशन अच्छी लग रही है तो इसीलिए एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम गेट स्टेबलाइज्ड। तो ये होती है एक्सचेंज एनर्जी। अब ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बताना है कि आपके पास कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 0, यानी कि हमारे पास कोई भी सेल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू हमारी तो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, l की वैल्यू आपकी हमेशा n से छोटी होनी चाहिए। क्या ये रूल एप्लीकेबल है? बिल्कुल। और ml की वैल्यू क्या होगी? l के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये सेट पॉसिबल है। इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? इसके पास 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो आपके पास 1s सब सेल बनेगी। 1s सब सेल का मतलब है एक ही ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए ये ms की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल है। अब तीसरा है n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि l की वैल्यू आपकी हमेशा छोटी आएगी, तो ये सेट आपका पॉसिबल नहीं है। अब है अगला, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, हाँ ये तो संभव है। और ml की वैल्यू 0 है, हाँ भाई ये भी संभव है। ml की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से छोटी है। तो इसके लिए कौन सा सब सेल आएगा, कौन सा ऑर्बिटल आएगा? n की वैल्यू 2 का मतलब है 2 लिख दिया। l की वैल्यू 1 का क्या मतलब? हमारे पास 2p सब सेल है। 2p सब सेल में ये मैंने ड्रा करती हूँ। और ml की वैल्यू 0 है, यानी कि ये बीच वाला ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है? ऐसे प्रेजेंट है, यानी कि 2p सब सेल का ऑर्बिटल जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन ml की वैल्यू 3 के देखो, अब एक भी अगर स्टेटमेंट मतलब एक भी रूल एप्लीकेबल ना हो तो वो पूरा सेट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखो यहाँ तो n और l की वैल्यू 3 है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, ये संभव है भाई, और ml की वैल्यू भी इससे छोटी है। तो देखो यानी कि कौन सी सब सेल होगी हमारे पास? 3, और l का वैल्यू 1 है तो हमारे पास 3p, यानी कि 3p सब सेल पॉसिबल है। देखो 3p सब सेल है और ये बीच वाला ऑर्बिटल, और इसमें प्लस अप है तो एरो अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉसिबल ये है, 3 तो हमारे पास हो गई इम्पॉसिबल, 1 2 3। अब इसमें तो क्या आया? इसमें तो आया 1s, और इसमें आया 2p, और इसमें आया 3p। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, किस सेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? जिसकी n प्लस l की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो n प्लस l की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है, यहाँ क्या आएगी वैल्यू? यहाँ 4 आएगी, 3 इसके लिए और 1 यहाँ से। यहाँ तो 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ वैल्यू 1 है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे ऑप्शन दे देगा। पहले तो ये पूछ लेगा कौन सा पॉसिबल कौन सा इम्पॉसिबल, या फिर आपसे एनर्जी पूछ लेगा। अब इनसे नोड भी पूछ सकता है, तो नोड के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। टोटल नोड n-1, एंगुलर के लिए l एंड रेडियल के लिए n-l-1। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर मोशन में तो मोमेंटम तो आएगा ही। तो जो हमारे पास सेल एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस होगा, अब इसमें घूमेगा तो आपके पास सेल एंगुलर मोमेंटम आता है। उसका फॉर्मूला है ये NH/2π। अब n की वैल्यू 1 2 3, अगर पहली सेल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम h/2π, दूसरी में घूम रहा है तो 2h/2π, तीसरी में 3h। अब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब जैसे ये मेरे पास क्या है, d सब सेल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं बैठता, वहाँ भी ये रोटेशन करता रहता है, तो वहाँ कौन सा मोमेंटम आएगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑर्बिटल में घूमने की वजह से। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? √L × L+1 × h/2π। इसी तरह होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, ठीक है। एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, 2 तरीके से। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? √S × S+1 × h/2π। यहाँ वैल्यू रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो भाई कई बार यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और L की वैल्यू दे के आपसे मोमेंटम भी निकलवा देगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होता हुआ। और सबसे मेन बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, कम से कम 30 तक तो याद करनी है। और उसके बाद भी जो भी हमारे 112 एलिमेंट हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन आती हैं, तो आपको NCERT की बुक में सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। देखो जैसे ये है,
ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी चैप्टर में आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। जिन जिन एटम के स्टार लगा रखे हैं, देखो जैसे क्रोमियम का है, कॉपर का है, इनकी होती है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। वो एक्सेप्शनल किस लिए आई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो पेपर वाला आपसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही पूछता है, तो आपको जो नॉर्मल वाली है ये याद नहीं करनी, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है हमेशा केमिस्ट्री में, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।